रिबॉर्न ऑफ लव बाय फेट एपिसोड 3। अजिंक्य आगे कहता है, कहीं मुझे याद करके रात भर जाग टू एनएचआई रही थी। दीप्ति के ही है भला मैं कर जागू रात को और आपको भला का याद करने लगी। मैं टू आराम से सोई थी। वो आगे कहती है, अब आपने देख लिए ना, अब रखिए फोन। अजिंक्य उससे कहता है, अब पैर कैसा है तुम्हारा। दीप्ति कहती है, एक हाई दिन में कैसा होगा मेरा पैर, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अजिंक्य को देखती है और पूछती है, लट्टू ऐसा रहा है कि आप रात को सोए नहीं। अजिंक्य हाँ, मैं अपना सर हिलाकर कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। दीप्ति जल्दी से कहती है, आपको क्यों ना रही थी मेरी याद। अजिंक्य हेस्ट हुए कहता है, तुम टू सच में इडियट हो मेरी सोना। और वो दीप्ति को भी करके फोन रख देता है। दीप्ति जल्दी से उठकर रेडी होने बाथरूम में चली जाती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर हॉल में आ जाती है, जहां साधना जी, विराज और सुधा मासी पहले से ही बैठे हुए। दीप्ति उनके पास आकर बैठ जाती है। विराज कहता है, हो गई नींद पूरी बहना की। दीप्ति मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सर हिला देती है। दीप्ति कहती है, नानी माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो नाश्ता करने लगती है और नाश्ता खत्म करके दीप्ति कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज वो पैदल जाने के बजाय ऑटो पकड़कर कॉलेज जाती है। अजिंक्य की याद मुंबई बंदरगाह पर पैच जाती है। अजिंक्य किसी राजा की तरह उससे उठता है और जाकर अपनी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी कार में बैठ जाता है और गाड़ी सीधा अजिंक्य विला आकर रुकती है। अजिंक्य घर में आता है तो कोमल यूज देखकर भाग के उसके पास आती है और अजिंक्य को गले लगाकर कहती है, कैसा है मेरा बेटा। अजिंक्य कहता है, अच्छा हूँ। ऐसा कहकर वो भी कोमल जी को हक कर लेता है। तभी पीछे से अश्वथ की आवाज आती है, कैसे रही शादी बैर। अजिंक्य अश्वथ जी को कोई रिप्लाई किए बिना अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उस सिद्धियों से आरुष नीचे आते हुए दिखता है। अजिंक्य आरुष से कहता है, आरसू हॉल में आओ, और वो खुद हॉल में आकर सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और कहता है, बोलो आरुष। आरुष डरते हुए कहता है, क्या भाई। अजिंक्य गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी और कारण की लड़ाई की बता कर रहा हूँ, बताओ क्यों की लड़ाई। आरुष डरते डरते सब कुछ बता देता है। अजिंक्य सोफे से उठकर अपना सूट ठीक करते हुए कहता है, ठीक है बट ध्यान रहे आज के बाद कोई कंप्लेंट एनएचआई चाहिए मुझे, और हाँ आज से सौरभ को इन्फॉर्म किए बिना कहीं भी मत जाना। ऐसा कहकर अजिंक्य अपने कमरे में चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर दीप्ति अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए क्लास में चली जाती है और अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है। कृतिका भी कॉलेज में आके उसके पास आकर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। फिर कृतिका धीरे से पूछती है, तुझे पता है आज क्या है। दीप्ति ना मैं अपना सर हिला देती है। कृतिका कहती है, आज वैलेंटाइन डे है। ऐसा लेख कर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कृतिका दीप्ति से कहती है, काश आज मुझे राजीव प्रपोज कर दे, वो हमारे कॉलेज का सबसे हॉट लड़का है। वैसे भी कुछ दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी राजीव क्लास में एंटर करता है। राजीव दिखने में बेहद हैंडसम था। उसके नीली नीली आंखें किसी भी लड़की को बहकाने के लिए काफी थी। वो सीधे जाके अपने जगह पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। मुंबई में अजिंक्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी अजिंक्य के केबिन का दूर नॉक होता है। अजिंक्य गुस्से से कहता है, कम इन। अंदर एक लड़की ग्रीन कलर का छोटा सा ड्रेस पहने, पैरों में बड़ी बड़ी हील्स पहने, फेस पर हैवी मेकअप लगाए तक तक करते आती है और सीधे अजिंक्य के सामने चेयर पर आकर बैठ जाती है। अजिंक्य यूज GHURR कर देखता है और कहता है, समीरा तुम एक यहाँ। समीरा हेस्ट हुए कहती है, हाँ अजिंक्य मैं आज हाई USA से आई हूँ और आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। अजिंक्य एक फीकी मुस्कान देकर लैपटॉप ओपन करके उसने काम करने लगता है, जिससे समीरा को लगे वो बिजी है, पर समीरा तो किसी और इरादे से आई थी। समीरा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और अजिंक्य के पास जाकर रेड रोज उसके लैपटॉप स्क्रीन के सामने कर देती। हाँ अजिंक्य रेड रोज देखकर अपना सर उठा कर देखता है तो समीरा उसके बहुत पास खड़ी थी। अजिंक्य को समझने में देर नहीं होती कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुस्से में कहता है, डो हटो। समीरा कहती है, बेबी मेरी बात। अजिंक्य उसकी बात बीच में ही काट कर जोर से चिल्ला कर कहता है, मैंने कहा दूर हटो। अजिंक्य का इतना गुस्सा देखकर समीरा 10 कदम दूर हो जाती है। अजिंक्य उस गुस्से से घूर कर कहता है, आज के बाद हिम्मत भी मत करना मेरे ऑफिस आने की, अब निकलो यहाँ से। उसके बाद वो जोर से डेविड का नाम लेता है। डेविड अपना नाम सुनकर तुरंत केबिन में एंटर करता है। अजिंक्य डेविड से गुस्से से कहता है,
आज के बाद ये लड़की ऑफिस में तो क्या ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। तभी समीरा कहती है अजिंक्य आई लव यू, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। अजिंक्य गुस्से से कहता है मैं तुम में इंटरेस्टेड एनएचआई हूं, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। डेविड समीरा को खींच कर बाहर लेकर जाता है। अजिंक्य अपनी कुर्सी पर बैठकर खुद से कहता है अब इस लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई एनएचआई आएगा शोना, मुझे चुने का हक सिर्फ तुम्हें दिया है मैंने और किसी को नहीं। ये अजिंक्य अब सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ इस अजिंक्य की हो। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अजिंक्य मुस्कुरा रहा था तभी कैबिन का दूर फिर से नॉक होता है और अजिंक्य गुस्से से कहता है कम इन। तभी अंदर सौरभ आता है और वो अजिंक्य से कहता है सिर आज आपकी जर्मनी और स्विट्जरलैंड के क्लाइंट्स के साथ यह इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसा कहकर सौरभ अजिंक्य को देखता है जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो। अजिंक्य सौरभ से कहता है सौरभ तुम्हें ऐसा नहीं लगता अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सौरभ कहता है जी हाँ बिल्कुल सर, और शायद आपने लड़की भी ढूंढ ली है। ऐसा कहकर वो अजिंक्य को देखता है जैसे उसने कुछ ज्यादा बोल दिया हो अपने बॉस को और अब यूज उसके गस का सामना करना पड़ेगा। अजिंक्य इसके उल्टा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है। सौरभ कहता है दीप्ति कहाँ है। इस वक्त सौरभ मेहता है सर, वो आज कॉलेज गई है और क्लासेस अटेंड कर रही है। अजिंक्य कहता भाई इस लड़की को एक दिन भी घर में आराम एनएचआई करना, चोट लगी है फिर भी कॉलेज गई है। अजिंक्य आगे कहता है कल मैं मैसरी वापस जा रहा हूँ और इस बार मैं दीप्ति को अपने साथ यहाँ लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर वो खड़ा हो जाता है और ऑफिस के बाहर कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। मैसरी में दीप्ति का कॉलेजेस दीप्ति के सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए और दीप्ति कृतिका साथ साथ क्लास से बाहर आते हैं। तभी एक लाडली जिसका नाम रेनू था वो दीप्ति के सामने आकर कहती है क्या हुआ फैटी, आज तुम्हें किसी ने प्रपोज एनएचआई किया। दीप्ति उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी दूसरी लड़की जिसका नाम विश था वो आकर कहती है ये किसी लड़के की चॉइस हो भी सकती है क्या, जरा देखो तो इसे। रेनू तभी दीप्ति गुस्से से कहती है और मैं चाहती भी एनएचआई के कोई मुझे प्रपोज करे, वैसे भी तुम दोनों को जिन लोगों ने प्रपोज किया अन लड़कों ने आज ऑलरेडी 10 लड़कियों को प्रपोज किया है तो मुझसे अच्छा तुम जाकर अपने अपने बॉयफ्रेंड्स पर ध्यान दो। रेनू विश अब रास्ता छोड़ो मेरा, ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी अन रेनू कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसा हुई। रेनू दीप्ति पर हाथ उठाने लगती है तभी कोई रेनू का हाथ पकड़कर कसक मोड़ देती है। ये देखकर दीप्ति हंस और देखती है तो एक की हाइट वाली लड़की जिसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और ना ही कोई एक्सप्रेशन था, ये और कोई नहीं अजिंक्य के अपॉइंट की हुई दीप्ति की बॉडीगार्ड थी जिसका नाम मैरी था। मैरी रेनू का हाथ को एक झटके में मोड़ देती है और दूसरी लड़की जिसका नाम चेरी था वो विश का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मैरी रेनू के हाथ की हड्डी तोड़ देती है। रेनू एक चीख के साथ अपना हाथ पकड़कर रोने लगती है। दीप्ति होश में आकर देखती है कि मैरी के जैसे और 4 लड़कियां रेनू और विश को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। दीप्ति मैरी को देखकर कहती है कौन हो तुम और इसे क्यों मार रहे हो, छोड़ो यूज। मैरी दीप्ति की तरफ देखकर कहती है माम हम आप पर किसी को हाथ उठाते हुए देख नहीं सकते, वे आर योर बॉडीगार्ड्स। माम ये सुनकर तो रेनू विश कृतिका और दीप्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती है और दीप्ति अपने आप को संभाल कर कहती है व्हाट बॉडीगार्ड, वो भी मेरे लिए किसने अपॉइंट किया है आप 5 को। मैरी दीप्ति से कहती है अजिंक्य सिर ने। अजिंक्य का नाम सुनकर दीप्ति का पर तो जैसे 7वें मंजिल पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से मैरी को देखकर कहती है इसीलिए तुम पांचों ने मेरे घर के बगल वाला घर रेंट पर लिया है और तुम पांचों मेरा पीछा कर रही थी। मैरी हाँ मैं अपना सर हिला देती है। दीप्ति गुस्से से कहती है छोड़ो इसे और निकलो यहाँ। वे दीप्ति उससे कहती है अगर दोबारा मेरे आसपास दिखी न तो छोड़ूंगी नहीं समझे। ये कहकर वो गस से पैर पटक कर कॉलेज के बाहर चली जाती है। कृतिका दीप्ति के पीछे पीछे चली जाती है और वो यूज चटते हुए कहती है आए हाय इतनी फिक्र मेरे होने वाले जीजू को। इससे पहले दीप्ति गुस्से से कहती है शट अप कृतिका, कोई जीजू विजू नहीं है वो मिस्टर एकदू। ऐसा कहकर वो अपना फोन निकल लेती है और अजिंक्य का नो सर्च करके यूज कॉल करती है। अजिंक्य इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में था, उसकी सेकंड मीटिंग स्विट्जरलैंड वाले क्लाइंट के साथ हो रही थी। तभी अजिंक्य का फोन रिंग करता है, वो फोन के तरफ देखता है तो वहां शोना नाम फ्लैश हो रहा था। अजिंक्य फोन को देखकर मुस्कुराता है, ये देखता है और कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद लोग
यूज हैरानी से देखने लगते हैं कि अजिंक्य को काम के बीच डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद एनएचआई था और वो मीटिंग के दौरान कॉल अटेंड एनएचआई करता था। अजिंक्य जल्दी से कॉल रिसीव करके बड़े प्यार से हेलो कहता है। ये देखकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। समाने से गुस्से भरी आवाज आती है। दीप्ति गुस्से से कहती है, क्यों किया आपने ऐसा, क्या जरूरत थी ये सब करने की, आप समझते क्या है खुद को, मेरे लिए 5 फीमेल बॉडीगार्ड्स अपॉइंट करने की क्या जरूरत थी, आपने जो भी किया मुझे बिल्कुल अच्छा एनएचआई लगा, आप जल्दी उनको हटाओ यहाँ से वरन मैं घर के बाहर निकलना बैंड कर दूंगी, बोलकर वो गुस्से से फोन काट देती है। अजिंक्य फोन को घूर कर देखता है और मुस्कुराने लगता है और मन में कहता है, मेरी गुस्सैल शेरनी। अजिंक्य एक नजर सबको देखता है और सौरभ को मीटिंग कंटिन्यू करने का इशारा करता है और सौरभ मीटिंग स्टार्ट कर देता है। दीप्ति गुस्से से ऑटो को रोकती है और उसमें बैठकर घर के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाती है और घर में आते ही उसका गार्डन में बैठकर चाय पीना याद आता है। हॉल में साधना जी, विराज और सुधांशी टीवी देख रहे दी जोर जोर से हंस रहे द दीप्ति भी विराज के बगल में जाकर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। चारों लोग पेट पकड़ पकड़ के हेस्ट है। तभी दीप्ति प्यारा सा फेस बना के सुधा जी को देखकर कहती है, सुधा मासी प्लीज गर्मा गर्म समोसे और चाय हो जाए। सुधा जी जल्दी से उठकर कहती है, बिल्कुल मेरी चुटकी अभी लाई। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में चाय और समोसा लेकर आती है और चतुरों लोग समोसे और चाय का मजा लेते हुए पिक्चर देखते हैं। मुंबई, अजिंक्य का ऑफिस। अजिंक्य अपनी सारी मीटिंग्स खत्म करके बैठा हुआ था। वो सौरभ को केबिन में बुलाकर पूछता है, कल की सारी तैयारी हो गई है और जो जगह बताई थी उसका भी सारा इंतजाम हो गया है। सौरभ यस सिर कहता है। अजिंक्य सौरभ से कहता है, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारे इस मंथ की सैलरी एनएचआई मिलेगी, समझे। ऐसा कहकर वो सौरभ को वार्निंग भरा लुक देकर विला के लिए ऑफिस से निकल जाता है। सौरभ वही खड़ा मन में सोचता है, सिर की लव स्टोरी में मेरी बैंड बजेगी। ऐसा सोचकर वो भी ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। मैसरी में दीप्ति के घर पर सभी लोग टीवी देख रहे। द दीप्ति उठकर खड़ी हो जाती और सबसे कहती है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। उसके बाद विराज किचन में आ जाता है और दीप्ति का हाथ बताने लगता है और दोनों भाई बहन हंसी खुशी मस्ती करते हुए खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद दोनों खाना बना लेते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। सदना जी और सुधा जी दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दीप्ति सबको खाना परोस देती है और खुद के प्लेट में खाना परोस कर खाना खाने लगते हैं। सभी लोग हेस्ट हंसाते खाना खा लेते हैं। मुंबई में अजिंक्य घर पहुंच जाता है। वो घर पर आकर अपने कमरे में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए आ जाता है। तभी डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए द वहां समीरा भी बैठी हुई थी। अजिंक्य यूज इग्नोर करके हेड चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी कविता किचन से बाहर आती और शेफ भी बाहर आकर सबको खाना सर्व करते हैं। तभी अजिंक्य की दादी सरला जी अजिंक्य से कहती है, अजिंक्य बेटा क्या बात है, आज खुश नजर आ रहे हो। अजिंक्य कहता है, हाँ दादी, आपके लिए पोटर बहू ढूंढ ली है ना। इसलिए आरुषि जो इस वक्त पानी पाई रही थी, इस बात को सुनकर पूरा पानी मुंह से बाहर आ जाता है और वो खांसते हुए कहती है, भाई सच में। अजिंक्य गस से कहता है, क्या मैंने आज तक झूठ कहा है क्या। आरुषि हिचकिचाते हुए कहती है, एनएचआई भाई, मेरा मतलब ये एनएचआई दैट वहां बैठे सभी लोगों को एक बड़ा झटका सा लगता है। समीरा अजिंक्य को देखकर कहती है, फिर क्या शादी करने वाले हो। अजिंक्य यूज कोई जवाब नहीं देता। तभी कोमल जी पूछती है, बेटा क्या सच में तुमने लड़की ढूंढ ली है। अजिंक्य कहता है, हाँ मॉम, और बहुत जल्दी वो इस घर में होगी। ऐसा कहकर वो उठ जाता है और कोमल से कहता है, मॉम मैं कल मैसूरी जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर अजिंक्य की बात सुनकर सब लोग खुश होते हैं, पर समीरा इस वक्त जल भून रही थी। वो मन में कहती है, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अजिंक्य के रूम में अजिंक्य अपने कमरे में जाके स्टडी में चला जाता है और वहां वो अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है और वो अपने काम में खो जाता है। और वैसे भी उस आज नींद कहाँ आने वाली थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो था कल के लिए।
दीप्ति के घर सबका खाना हो जाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर हंस-हंस बातें करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, मगर अजिंक्य की तरह दीप्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मगर ये किसी और वजह से नहीं बल्कि एक अनजाना डर की वजह से। दीप्ति को ऐसा लग रहा था जैसे कल कुछ बुरा होने वाला है। वो ऐसे ही बेचैन होते होते सो जाती है। अगली सुबह अजिंक्य रेडी होकर नीचे आता है। उसने आज व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज जो हर कोई अफोर्ड एनएचआई कर सकता था। वो हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी सौरभ हॉल में आकर अजिंक्य को विश करते हुए कहता है, सिर जेट रेडी है। अजिंक्य सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी रोल्स रॉयल्स में जाकर बैठ जाता है। अजिंक्य के साथ हमेशा की तरह उसके बॉडीगार्ड्स भी दे। कुछ ही देर में अजिंक्य मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां से जेट में बैठकर मैसूरी के लिए निकल जाता है। दीप्ति के घर दीप्ति हमेशा की तरह सुबह जल्दी से उठ जाती है। उसके बाद वो फ्रेश होकर नीचे आ जाती है और सबसे पहले मंदिर जाके आरती करती है। फिर किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करके सबको डाइनिंग हॉल में बुलाती है और सभी लोग नाश्ता करने आ जाते हैं। दीप्ति सबको हेस्ट हुए ग्रीट करती है और विराज से कहती है, क्या हुआ भाई, रात को सोए एनएचआई क्या कुछ टू बात है? विराज कहता, कुछ एनएचआई बहना, बस ऐसे ही। दीप्ति शरारती अंदाज से कहती है, किसके ख्यालों में खोए थे? विराज कहता है, चुप बदमाश, ऐसे कोई बात एनएचआई है मैं टू बस? दीप्ति फटक से कहती है, भाई टू बस होने वाली भाभी के ख्यालों में खोए दी। ऐसा कहकर वो विराज को चिढ़ाने लगती है। विराज अपनी जगह से उठकर दीप्ति के पीछे पीछे भगाने लगता है। दीप्ति भागते भगत घर के एंट्रेंस पर पहुंच जाती है और भागते हुए किसी से टकरा जाती है। उसका सर यूएस पत्थर जैसे आदमी के सीने से टकरा जाता है और वो 2 कदम पीछे जाते हैं और अपना सर सहलाते हुए ऊपर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी और मुंह फटा का फटा रह जाता है। उसके सामने और कोई एनएचआई बल्कि अजिंक्य सिंघानिया खड़ा था। अजिंक्य बस उस देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से विराज भागते हुए आता है और अजिंक्य को देखकर उसकी सिटिंग पिट्टी गुल हो जाती है। अजिंक्य विराज को गुस्से से घूरे कर कहता है, क्या ये कोई उम्र है खेलने की? विराज ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, सर। दीप्ति ने हाई शुरुआत की थी। अजिंक्य फिर दीप्ति को देखता है जो अभी भी उसी एक तक देख रही थी। अजिंक्य दीप्ति के गाल को प्यार से खींचते हुए कहता है, सच में मैं तुम्हारे घर आया हूँ शोना? दीप्ति अपना गाल सहलाते हुए कहती है, पर क? अजिंक्य अपनी एक आईब्रो उठा के पूछता है, कसे क्या मतलब है तुम्हारा? और वो दीप्ति को वही छोड़कर डाइनिंग टेबल के ओर बढ़ जाता है। अजिंक्य डाइनिंग टेबल के तरफ जाने लगता है। सौरभ और दीप्ति दोनों अजिंक्य के पीछे पीछे जाते हैं। अजिंक्य वहां पहुंचकर बैठ जाता है और साधना जी से कहता है, आई होप नानी जी मैं बिना बताए आया हूँ तो आपको बुरा एनएचआई लगेगा। साधना जी कहती है, बेटा तुम कभी भी आ सकते ही, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात एनएचआई है? तभी दीप्ति कहती है, पहले आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, बातें बाद में कर लीजिएगा। ऐसा कहकर वो अजिंक्य को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। दीप्ति सौरभ से बैठने को कहती है तो सौरभ अजिंक्य को एक नजर देखता है तो वो हाँ में अपना सर हिला देता है और सौरभ भी नाश्ता करने बैठ जाता है। दीप्ति सौरभ को नाश्ता देकर खुद भी नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद सबका नाश्ता खत्म हो जाता है। तभी दीप्ति कहती है, नानी माँ मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, लेट हो रहा है। वो जैसे ही अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। अजिंक्य कहता है, आज तुम कॉलेज एनएचआई जाओगी? दीप्ति सवालिया नजारों से अजिंक्य को देखकर कहती है, मैं क्यों कॉलेज एनएचआई जाऊंगी, बताएंगे जरा? अजिंक्य साधना जी से कहता है, नानी जी आज आपकी नातिन का 1 दिन मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम टू एनएचआई है? साधना जी हेस्ट हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, मुझसे ले जाओ और ख्याल रखना मेरी बिटिया रानी का। अजिंक्य कहता है, हाँ बिल्कुल रखूंगा। तभी वहां गुस्से भरी आवाज गूंजने लगती है और वो आवाज थी दीप्ति की। दीप्ति गुस्से से अजिंक्य को देखकर कहती है, मैं आपके साथ कहीं जाने वाली नहीं हूँ, समझे आप? और मेरे भी कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट क्लासेस है, मिस एनएचआई कर सकती। तभी अजिंक्य कहता है, कैसा हो अगर आज तुम्हारे कॉलेज का हॉलीडे हो जाए तो? दीप्ति कहती है, क्या कहा आपने? अजिंक्य कहता है, अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो सौरभ को इशारा करता है और सौरभ इशारा समझते हाई एक कॉल करता है। थोड़ी देर बाद दीप्ति के कॉलेज ग्रुप पर हॉलिडे होने का मैसेज आता है। दीप्ति हैरानी से मैसेज को देखती है, फिर अजिंक्य को देखकर कहती है, ये सब कैसे किया और सबसे बड़ी बात क्यों किया आपने? अजिंक्य कहता है, और कोई बहाना हो तो बता दो ताकि मैं यूएस बहाने को भी खत्म कर
साकू दीप्ति अपना मुंह फुला लेती है। जब भी दीप्ति अपना मुंह गुब्बारे जैसा फूलती है तो वो एकदम 5 साल की बच्ची की तरह क्यूट लगती है और अजिंक्य को दीप्ति का ऐसे मुंह फूलना बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। अब सिर्फ दीप्ति, अजिंक्य और सौरभ ही टेबल पर बच जाते हैं। दीप्ति जैसे ही जाने को होती है, अजिंक्य उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और सौरभ की तरफ देखता है तो सौरभ अपने हाथ में पकड़ा हुआ कैरी बैग अजिंक्य को दे देता है। अजिंक्य दीप्ति को वो कैरी बैग देते हुए कहता है, ये पहनकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें 1 आवर का टाइम दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वो हॉल में जाकर बैठ जाता है। वो हॉल में जैसे ही बैठ जाता है, उस यहाँ दीप्ति के साथ बिताया हर पल याद आ जाते हैं। उसके साथ मस्ती करना, उसका गाना और उसकी मासूमियत याद करके उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अजिंक्य सौरभ से पूछता है, विक्ट्री टीम का क्या हुआ? आज ही काम पूरा करना है। विक्ट्री डेस्टिनेशन पर पहुंची या एनएचआई? सौरभ कहता है, पहुंचने गए हैं सर, और वो सभी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही बॉम्ब लगाया जाएगा वो यूज डिफ्यूज कर देंगे। आधे घंटे बाद दीप्ति एक प्यारी सी पर्पल कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने नीचे आती है। उसने अपने लंबे बालों की पोनी टेल में बांध रखे थे जो उसके कमर से भी नीचे जा रही थी। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लिप बाम लगाया हुआ था, पर इस सिंपल लुक में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अजिंक्य तो बस सीढ़ियों से नीचे आ रही दीप्ति को एक तक देख रहा दैट। अब अजिंक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दीप्ति फैटी है और साथ ही चश्मा लगाती है। अजिंक्य के लिए तो इस वक्त उसके सामने खड़ी लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दीप्ति जल्दी से अजिंक्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो अजिंक्य से पूछती है, कैसे लग रही हूँ मिस्टर अकदू? अजिंक्य कुछ कह ही नहीं पाता। पहली बार किसी के सामने उसकी इस तरह से बोलती बैंड हुई थी। वो तो बस एक तक दीप्ति को ही देख रहा था। तभी दीप्ति सौरभ के तरफ टर्न होकर कहती है, सौरभ जी कैसे लग रही हूँ? सौरभ कुछ कह पाता उससे पहले अजिंक्य जल्दी से दीप्ति का हाथ पकड़कर अपनी तरफ टर्न कर देता है और दीप्ति से कहता है, मेरे अलावा तुम्हें ये बताने का हक किसी और का नहीं है, समझी? अजिंक्य सौरभ को गुस्से भरा लुक देता है जिससे सौरभ वहां से चला जाता है। अजिंक्य दीप्ति को गले लगाकर कहता है, आज तो मेरी सोना कहरधा रही है, लुकिंग गॉर्जियस। दीप्ति कहती है, आपको इतनी महंगी ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? अजिंक्य कहता है, तुमसे ज्यादा कोई चीज एक्सपेंसिव एनएचआई है मेरे लिए। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर ले जाने लगता है। घर के दरवाजे के सामने एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जो काफी महंगी थी और लिमिटेड एडिशन की थी। दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास थी ये कार। अजिंक्य दीप्ति के लिए कार का डोर ओपन करता है और दीप्ति आराम से कार में सेटल हो जाती है। अजिंक्य भी ड्राइविंग सीट पर आके बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है और गाड़ी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। दीप्ति अजिंक्य से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं हम? अजिंक्य कहता है, मूवी देखने। दीप्ति खुश होके कहती है, अच्छा है मिस्टर अकदू, मुझे ना कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है तो हम कॉमेडी मूवी देखेंगे। अजिंक्य कहता है, आज का दिन तुम्हारा, तुम जो कहो वो होगा सोना। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल के सामने आकर रुकती है। देखकर ही पता चलता है कितना एक्सपेंसिव होगा हॉल। अजिंक्य जल्दी से कार से उतर कर दीप्ति के लिए कार का दूर ओपन कर देता है और अपना हाथ दीप्ति के आगे बढ़ा देता है। ये देखकर दीप्ति को बड़ा अजीब लग रहा था। वो हिचकिचाते हुए अपना हाथ अजिंक्य के हाथ में रख देती है। अजिंक्य ने दीप्ति का हाथ कसके पकड़ लिया। जैसे उसका हाथ छोड़ा तो वो उससे दूर हो जाएगी। दीप्ति कार से उतर जाती है और अजिंक्य वैसे ही दीप्ति का हाथ पकड़े यूज थिएटर के अंदर ले जाने लगता है। तभी वहां थिएटर का ओनर आ जाता है और अजिंक्य को देखकर सर झुका के हेलो सर कहकर आगे कहता है, ये हमारा ओनर है सिर के, आप यहाँ मूवी देखने के लिए आए। थैंक यू सो मच सर। अजिंक्य यूज बिना कुछ कहे हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। अजिंक्य ज्यादा किसी से बात नहीं करता, जब जरूरत हो तभी बात करता है या यूं काहे गुस्सा करता है। वो तो सिर्फ दीप्ति से ही इतने प्यार से बात करता था। अजिंक्य और दीप्ति थिएटर के अंदर चले जाते हैं तो दीप्ति देखती है थिएटर बहुत बड़ा और लग्जूरियस था। दीप्ति तो थिएटर को देखते हाय रह गी। अजिंक्य उससे पूछता है, कहाँ बैठना चाहोगी तुम? दीप्ति कहती है, मुझे ना हमेशा पीछे ऊपर वाली सीट पर ही मजा आता है। अजिंक्य उसका हाथ पकड़
कर कहता है तो चलो तो फिर बैठते हैं। अजिंक्य और दीप्ति जाके सीट्स पर बैठ जाते हैं। अजिंक्य ने दीप्ति का हाथ अभी भी पकड़ रखता था। दीप्ति अजिंक्य को देखकर कहती है, मिस्टर अगदू, हमारे अलावा यहाँ कोई और कहने चाहिए। आज अजिंक्य कहता है कि मैंने प्यो थिएटर की टिकट्स बुक कर ली है, इसलिए अगले 3 घंटे यहाँ बस तुम और मैं ही रहेंगे। दीप्ति अजिंक्य को देखकर कहती है, मानती हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, पर आपको ऐसे पैसे वेस्ट एनएचआई करने चाहिए। अजिंक्य कहता है, ओक शोना, ध्यान रखूंगा, और उसके गाल प्यार से खींचता है। मूवी स्टार्ट हो जाती है और दीप्ति बड़ी एक्साइटेड होकर मूवी देखने लगती है। दीप्ति मूवी देखकर खुश हो जाती है। ये मूवी कॉमेडी मूवी थी। दीप्ति हेस्ट हुए वो मूवी देख रही थी और अजिंक्य तो बस दीप्ति के हेस्ट हुए चेहरे को देख रहा था। तभी दीप्ति अजिंक्य से कहती है, जाइए और मेरे लिए पॉपकॉर्न और जूस लेकर आइए। अजिंक्य कहता है, ठीक है, पर उसके लिए मुझे जाने की जरूरत एनएचआई है। वो अपने फोन से किसी को मैसेज करता है और 2 मिनट्स में वहां एक आदमी पॉपकॉर्न और जूस लेकर आता है। वो आदमी अजिंक्य को पॉपकॉर्न और जूस देता है। अजिंक्य पॉपकॉर्न और जूस लेकर दीप्ति को देता है और दीप्ति पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करने लगती है। दीप्ति अजिंक्य को भी पॉपकॉर्न खाने को देती है। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। थिएटर से बाहर आते वक्त दीप्ति थोड़ी सी सैड थी क्योंकि मूवी की एंडिंग थोड़ी इमोशनल थी। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, वो रियलिटी नहीं थी, मूवी थी, और टू इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, और दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। ... दीप्ति का घर। साधना जी और विराज कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। साधना जी विराज से कहती है, दीप्ति को अजिंक्य के साथ भेजे कर ठीक तो किया ना मैंने। विराज कहता है, आप शायद जानती नहीं हो दादी, वो बहुत खतरनाक है, आपको पता है वो जो चाहता है पा कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। साधन जी कहती, हाय हाँ, वो टू जान हाय चुकी हूँ मैं बेटा, पर उसकी आंखों में दीप्ति के लिए सच्चा प्यार दिखता है मुझे, और दीप्ति है कि उससे दूर भागने का बहाना ढूंढती रहती है। विराज कहता है, दादी आप टाइम दो ना, दीप्ति को इस 1 साल के अंदर उसका 2 बार दिल टूटा है, तो किसी पर विश्वास करने के लिए टाइम तो लगेगा ना। साधना जी हाँ मैं इशारा करती है, पर साधन जी थोड़ा रुक के कहती है, दीप्ति यूज अपनी लाइफ में कभी भी किसी को भी जगह एनएचआई देगी। विराज कहता है, वो तो मैं भी जानता हूँ दादी, दीप्ति बस अजिंक्य सिर को अपना दोस्त समझती है। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं। मुंबई, अजिंक्य विला में सरला जी के रूम में कविता, आरुष और सरला जी बैठे थे। वो सभी अजिंक्य के बारे में बात कर रहे थे। आरुष कविता जी से कहता है, मॉम सच्ची में भाई ने हमारे लिए भाभी ढूंढ ली है। कविता कहती है, हाँ बेटा, अब बहुत जल्द मेरे बेटे की जिंदगी में भी खुशियां होंगी। आरुष कहता है, मॉम मैं तो भाई की चॉइस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब भाई ने जिसे चूज किया होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। कि हमारे भाई को सब परफेक्ट चाहिए, टू वाइफ के बारे में कोई रिस्क एनएचआई लेंगे। तभी आरुषि हेस्ट हुए कहती है, 100% सच कहा भाई आपने। कोमल कहती है, आज तुम दोनों को क्या हुआ, घर पर तो कभी पैर एनएचआई टिकता तुम दोनों का। सरला जी कहती है, वो तो ये अपनी भाई से डर के नहीं आते घर। पार इन्हें पता है अजिंक्य 2 दिन के लिए घर नहीं आने वाला, इसलिए तो दोनों शैतान घर पर हैं। और कोमल जी और दादी हंसने लगते हैं। आरुष और आरुषि मुंह बना लेते हैं। तभी आरुषि कहती है, क्या दादी हम भोले भले बच्चे आपको शैतान लगते हैं। सरला जी हाँ मैं अपना सिर हिला करना कहती है। ये देखा कर तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर कोमल जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो आरुष और आरुषि को अपने अपने कमरे में जाने को कहती है और दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता जी सरला जी से कहती है, माँ अजिंक्य के दिल में जो है वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, शादी के बाद तो वो हंसना सिखा जाए, यही प्रार्थना है भगवान से। अजिंक्य अब भी वो सब भुला नहीं पाया है। सरला जी कहती है, हाँ बहू, और उसके पत्थर दिल की वजह भी तो वो हादसा ही है। और वो हाथ जोड़कर कहती है, भगवान से बस यही दुआ है कि जिस भी लड़की को मेरे बच्चे ने पसंद किया है वो उसके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। कोमल जी जल्दी से हाँ मैं अपना सर हिला देती है और मुस्कुराने लगती है। इधर दीप्ति और अजिंक्य की गाड़ी एक बहुत बड़े 10 मंजिलिया होटल के सामने आकर रुकती। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ लंच के लिए आए थे। अजिंक्य पहले की ही तरह इस बार भी कार से उतर कर दीप्ति के लिए कार का डोर ओपन करता है और
वो दीप्ति का हाथ थाम लेता है। दीप्ति कार से बाहर आ जाती है। दीप्ति अजिंक्य को देखकर पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? अजिंक्य कहता कि मुझे भूख लगी है। दीप्ति होटल को देखकर कहती है, ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, चलिए हम कहीं और जाते हैं। अजिंक्य बड़े प्यार से दीप्ति से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं चाहिए मेरी सोना, अब चलो अंदर, बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर अजिंक्य अपने कदम बढ़ाकर होटल के अंदर जाने लगता है। होटल के दरवाजे पर खड़ा दरबान उस देखकर बड़े इज्जत से सर झुक के ग्रीट करता है, पर अजिंक्य के साथ दीप्ति को देखकर वो सोच में पद, इतने बड़े आदमी के साथ किसी खूबसूरत लड़की को होना चाहिए, पर ये लड़की तो फिर वो दरबान जल्दी से अपना ख्याल झटक कर कहता है, बड़े लोगों की बड़ी सोचा। अजिंक्य और दीप्ति अंदर जाके लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट 6th फ्लोर पर आकर रुकती है। होटल का 6th फ्लोर आज अजिंक्य ने बुक कर रखा था। दीप्ति इस फ्लोर के डेकोरेशन देखकर बहुत खुश थी। वो सारा नज़ारा बड़े प्यार से देख रही थी। तभी वो लॉग फ्लोर के बीचों बीच एक राउंड टेबल के पास आ जाते हैं। अजिंक्य दीप्ति को वहां रखी एक चेयर पर बिठाता है और खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर सेटल हो जाता है। वहां एक वेटर ट्रे में वाइन की एक बोतल और 2 ग्लास लाकर दोनों को सर्व करता है। अजिंक्य वेटर को ऑर्डर बताकर लाने के लिए कहता है। अजिंक्य दीप्ति को वाइन का ग्लास देकर कहता है, लो ट्राई करो। दीप्ति झल्लाते हुए कहती है, दूर रखिए इसे वरन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ड्रिंक करना और ड्रिंक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं चाहिए। दीप्ति का मूड इतना बिगड़ता देखकर अजिंक्य वेटर को ड्रिंक वापस ले जाने को कहता है। आज पहली बार अजिंक्य ने किसी की वजह से ड्रिंक लेने चाय की थी। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, यार आजकल तो ये सब कॉमन है। दीप्ति गुस्से से कहती है, कॉमन होगा पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चाहिए। अगर आज आप ड्रिंक करते तो आज का लंच आप अकेले ही कर रहे होते, समझे आप? अजिंक्य गहरी सांस लेकर कहता है, और वहां नहीं चाय कर रहा ड्रिंक। तभी वेटर खाने के ट्रोली लेकर आता है और दोनों के प्लेट में बहुत प्रोफेशनली खाना सर्व करके चला जाता है। टेबल पर खाने की 10 वैरायटी थी जो सारे दीप्ति के पसंद की थी। खाने को देखकर दीप्ति अपना गुस्सा भूल जाती है और खाना खाने लगती है। अजिंक्य स्पून से खाना खा रहा था, वही दीप्ति अपने हाथ से खाना खा रही थी जैसे उस किसी से कोई मतलब है ना हो। अजिंक्य यूज हाथ से खाना खाते हुए देखकर मन में कहता है, यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारी सोना। अगर तुम्हारे जगह और कोई लड़की होती तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए स्पून से खाती, लेकिन तुम तो सबसे अलग हो। तुम दिखावे के लिए कुछ एनएचआई करती, जो भी करती हो दिल से करती हो। अजिंक्य बड़े प्यार से दीप्ति को देख रहा था। वेटर दीप्ति को हाथ से खाते हुए देखता है तो वो आकर दीप्ति से कहता है, माम आपको स्पून चाहिए? दीप्ति वेटर की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, एनएचआई मुझे हाथ से खाना ही पसंद है। टीक्यू और खाना खाने लगती है। वेटर बीएल दीप्ति को खड़े खड़े घूर रहा था और मन में सोचता है, बड़ी प्यारी है मैडम। अजिंक्य वेटर को खड़ा देखकर रूड वॉइस में कहता है, जा सकते हो तुम। वेटर जल्दी से यस सर कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों अपना खाना फिनिश करके होटल से बाहर आ जाते हैं। दीप्ति खुश होकर कहती है, टीक्यू मिस्टर अकदू, इतने टेस्टी और डिलिशियस फूड के लिए। अजिंक्य कहता है, पर तुम्हारे हाथों का खाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दीप्ति बात बदलते हुए कहती है, एप टू आफ्टरनून के 3 बज गए हैं, घर चलते हैं। अजिंक्य कहता है, ऐसे कैसे, अभी तो एक मैं काम बाकी है। ऐसा कहकर वो दीप्ति के लिए कार का डोर ओपन कर देता है और दीप्ति कार में बैठ जाती है। अजिंक्य भी ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है और दोनों अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ चल पड़ता है। मुंबई के एक बहुत बड़े मॉल जिसमें 8 फ्लोर जो बेहद ही बड़ा था। इस मॉल में 5 से 10 लोग काले कपड़े पहने एंटर होते हैं। उनके हाथ में बड़ा सा बैग था और वो सभी मॉल के हर एक फ्लोर पर जाते हैं और डिस्टेबल में बॉम्ब लगा कर किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। उधर से आवाज आती है, 8वें फ्लोर पर लगा दिया। वो आदमी कहता है, यस सर, 30 मिनट्स में ये मॉल चोर हो जाएगा। उधर से आवाज आती है, निकलो वहां से, और वो काले कपड़े पहने हुए लोग निकल जाते हैं। तभी अजिंक्य के आदमी जो हर फ्लोर पर छुपे हुए थे, उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, वो इन्हीं लोगों के एक्शन का वेट कर रहे थे। जल्दी जड़ी बॉम्ब की तरफ जाकर टाइमर चेक करके यूज डिफ्यूज करने में लग जाते हैं। अजिंक्य ने एक टीम बना रखी थी जिसका नाम था विक्ट्री, और विक्ट्री का हर आदमी ब्लैक वर्ल्ड की तरफ से खतरनाक ट्रेनिंग लिए हुए था, जिसमें उन्हें हर एक चीज सिखाई जाती है, लड़ाई से लेकर बॉम्ब डिफ्यूज करने तक। अजिंक्य के आदमी जो 8वें फ्लोर पर बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे, तभी फर्स्ट फ्लोर पर 50 काले
कपड़े पहने लोग आ जाते हैं और सब हैस्क कहते हैं। हमें लगा हाई था कि कुछ टू होने वाला है, कौन हो तुम? लोग अब तक सातों फ्लो के बॉम्ब डिफ्यूज हो चुके दी और बस फर्स्ट फ्लो का बॉम्ब डिफ्यूज करना बाकी था। फर्स्ट फ्लो पर 10 आदमी प्रेजेंट दी। अन से एक आदमी कहता है जिसका नाम चेरी था, वो बाकी लोगों से कहता है तुम बॉम्ब डिफ्यूज करो, हम इनको देखते हैं। अब तक सातों फ्लो के विक्ट्री के आदमी नीचे आ चुके दी और उन्होंने प्यो मॉल को खाली करा दिया था क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस माइल्ड की किसी भी बेगुनाह की जान नहीं ली जानी चाहिए। विक्ट्री के हर आदमी ने आज तक किसी भी गुनाह की जान नहीं ली थी। मॉल में विक्ट्री टीम के सभी मेंबर्स आ चुके। द विक्ट्री टीम के 70 लोग द सामने वाली गैंग में सिर्फ 50 लोग। दियस गैंग में से एक आदमी हंसकर कहता है तुम 70 और हम 50, दैट्स नॉट फेयर, ये बराबरी की लड़ाई एनएचआई है। तभी हेनरी कहता है अच्छा तो ठीक है, हमारी टीम से सिर्फ 10 लोग लड़ेंगे तुमसे। आगे की गैंग का मेंबर कहता है ओ टू हारने की ज्यादा जल्दी है तुम्हें, और वो लोग दौड़कर विक्ट्री टीम पर हमला कर देते हैं। विक्ट्री टीम के 10 लोग सामने खड़े थे और बाकी के 60 लोग पीछे खड़े होकर हाथ बंधे लड़ाई का मजा ले रहे थे। सभी को पता था कि सामने वाले लोगों का क्या अंजाम होने वाला है। डॉनी टीम की यूं बहुत खतरनाक थी। विक्ट्री टीम के सभी लोग बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। अन सभी के हाथ में छोटे चाकू द जिससे वो सामने वाले इंसान को एक ही वार में घायल कर रहे थे। सिर्फ 5 मिनट्स में विक्ट्री टीम ने अन 50 लोगों को मार दिया और कॉल करके किसी को इन्फॉर्म करके सभी को चेक करके कंफर्म किया कि सभी लोग मर चुके हैं या एनएचआई, और वहां से चले जाते हैं। विक्ट्री टीम को अजिंक्य ने ब्लैकवर्ड से ट्रेनिंग करवाई दो और विक्ट्री का हर आदमी एक बहुत परफेक्ट फाइटर था। मैसरी में अजिंक्य उसी पहाड़ी पर गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। दीप्ति अजिंक्य को सवालिया नजरों से देखकर कहती है हम यहाँ का आए हैं। अजिंक्य अपने जेब से एक स्मूथ ब्लैक कलर का कपड़ा निकल कर कहता है अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो दीप्ति का चश्मा निकल कर दीप्ति की आंखों में कपड़ा बंद देता है। दीप्ति यूएस से कुछ पूछने को होती है तो अजिंक्य कहता है चुपचाप बैठो वरुण, तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर दीप्ति अपने होठों पर उंगली रख देती है और अजिंक्य मुस्कुराते हुए कार से उतर कर दीप्ति की साइड आकर कार का दूर ओपन कर देता है और दीप्ति को गोद में उठाकर कार का दूर बैंड करके चलने लगता है। दीप्ति कहती है कहाँ लेकर जा रहे हो आप, प्लस नीचे उतर दीजिए। अजिंक्य कहता है तुम कुछ देर चुप रहोगी। ऐसे ही वो दोनों मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अजिंक्य दीप्ति को नीचे उत्तर देता है और कहता है आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? दीप्ति हाँ मैं अपना सर हिला देती है। अजिंक्य दीप्ति की आंखों से कपड़ा खोल देता है। दीप्ति कुछ देर के लिए कुछ देख ही एनएचआई पाती वो अपनी आंखें मसलने लगती है। तभी अजिंक्य दीप्ति का चश्मा उस पहनते हुए कहता है देखो। अब दीप्ति सामने देखती है तो ये वही जगह थी जहां अजिंक्य और दीप्ति पहली बार माइल्ड वहान ग्रास पर गुलाब की पंखुड़ियों से आई लव यू दीप्ति लिखा हुआ था। दीप्ति पीछे मुड़ के देखती है तो अजिंक्य यूज हाई मुस्कुराते हुए देख रहा था। अजिंक्य दीप्ति से कहता है आई लव यू दीप्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीप्ति शॉकिंग रिएक्शन लिए अजिंक्य की बात सुन रही थी। अजिंक्य कहता है बोलो दीप्ति, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। दीप्ति कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके जैसा इतना बड़ा आदमी मुझसे शादी करना चाहेगा, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दीप्ति आगे कहती है मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी एनएचआई करूंगी। अजिंक्य दीप्ति की बात सुनकर गुस्से से अपनी मुठिया बैंड कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है तुम क्या ठुकरा रही हो? मेरे साथ बात करने के लिए, मेरी एक झलक देखने के लिए लड़कियां तरस जाती है और तुम एमआरएस अजिंक्य सिंघानिया बनने से इनकार कर रही हो। दीप्ति थोड़ा गुस्से से कहती है मैं सारी लड़कियों से अलग हूँ तो अच्छा होगा आप मुझे किसी भी लड़की से कंपेयर ना करे तो जाके कर लिए आपकी स्टेटस के लड़की से शादी। दीप्ति की बात सुनकर अजिंक्य गुस्से से दीप्ति की दोनों बाजू पकड़ कर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ आई डेट और तुमसे ही शादी करूंगा। दीप्ति खुद को अजिंक्य के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है वो कभी एनएचआई होगा। ऐसा कहकर वो अजिंक्य से दूर होकर कहती है मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ पर प्यार एनएचआई करती सॉरी मिस्टर सिंघानिया, और वो वहां से जाने
लगती है अजिंक्य अभी भी उसी जगह खड़ा था। वो गुस्से से एक एक बात चबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना बन के रहूंगा। पहली बार किसी से प्यार किया है शोना, और मेरा प्यार पूरा होकर ही रहेगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी शोना। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त अजिंक्य की सखी में दीप्ति के लिए पागलपन साफ साफ झलक रहा था, और इधर दीप्ति रास्ते पर रोते हुए चल रही थी। तभी उसके सामने एक वन आकर रुकती है। दीप्ति के घर पर साधना जी को एक कॉल आता है। साधना जी फोन देखती है तो वहां करिश्मा नाम फ्लैश हो रहा था। साधना जी कॉल रिसीव करके कहती है, क्या हुआ करिश्मा, आज अपने माँ की याद कैसे आ गए। करिश्मा कहती है, माँ कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है, मैं भेजे रही हूँ उस एड्रेस पर आ जाए। साधना जी फिक्र करते हुए कहती है, कैसे हुआ एक्सीडेंट, थिक टू है कार्तिक। करिश्मा रोते हुए कहती है, आप खुद आकर देख लो ना माँ, प्लस कार्तिक आपका ही नाम ले रहा है। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। साधना जी बिना किसी को बताए उस एड्रेस के लिए निकल जाती है। मैसरी के एक होटल रूम में करिश्मा फोन रखकर कहती है, हो गया काम कार्तिक बेटा, माँ यूएस जगह आ ही रही है और दीप्ति के लिए भी इंतजाम कर दिया है तुमने। कार्तिका हेस्ट हुए कहता है, हाँ माँ, अगले 2 घंटे में हम जो चाहते हैं वो होगा। प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी और दीप्ति इस दुनिया से जा चुकी होगी। ऐसा कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर वन में से 2 लोग बाहर आते हैं और दीप्ति का मुंह बैंड करके दीप्ति को जबरदस्ती वन में बिठा के ले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वन एक जंगल के पास एक गोडाउन में आकर रुकती है और दीप्ति को जबरदस्ती अंदर ले जाने लगते हैं। दीप्ति सबको छोड़ने के लिए कहती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो लोग दीप्ति को ले जाके एक चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वो आदमी दीप्ति को चेयर से बांधकर बाहर चला जाता है और दीप्ति जोर जोर से चिल्ला रही थी और छोड़ने के लिए कह रही थी। तभी वहां एक बड़ा सा डेंजरस दिखने वाला आदमी आता है जिसके आंखों के पास एक कट लगा हुआ था जो उस और भी ज्यादा भयंकर बना रही थी। दीप्ति उस देखकर डर जाती है। वो आदमी दीप्ति से कहता है, इतना चिकने चिल्लाने की जरूरत नहीं है लड़की, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, समझी। तू चीखना चिल्लाना बैंड कर वरन हम वो करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। दीप्ति इस आदमी की बात सुनकर डर से कांपने लगती है और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक रुक के वो आदमी गुस्से से दीप्ति को देखकर कहता है, आवाज नहीं आनी चाहिए अब तेरी। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और यहाँ दीप्ति जोर जोर से रोते हुए अपनी नानी माँ को याद करती है। इधर अजिंक्य अभी भी उसी जगह खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन को देखता है तो वहां सौरभ नाम फ्लैश हो रहा था। वो जल्दी से कॉल रिसीव करके गुस्से से कहता है, क्या हुआ, कॉल क्यों किया है। सौरभ हकलाते हुए कहता है, सिर हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। वहां बाद में 50 लोग आए थे पर हमारी विक्ट्री ने अन आदमियों को मार गिराया। अजिंक्य ठीक है कहकर जैसे ही फोन रखने को होता है तभी सौरभ कहता है, सिर एक और अर्जेंट बात है। अजिंक्य कहता है, तो बोलो किसका वेट कर रहे हो। सौरभ उधर से कहता है, सर दीप्ति जी को करिश्मा, कार्तिक और शिल्पा ने किडनैप कर लिए हैं। सिर हमारे आदमी जो तीनों पर नजर रखे हुए थी उनसे पता चला है कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है और तीनों के इरादे दीप्ति जी के लिए थे कहने चाहिए। अजिंक्य गुस्से से कहता है, बेवकूफ हो तुम, अब ये बात मुझे बता रहे हो। 1 घंटे में विक्ट्री के टीम मैसोरी में चाहिए मुझे, और हाँ दीप्ति का फोन ट्रेस करके उसकी लाइव लोकेशन भेजो। ए विक्ट्री को भी वही भेजो, और हाँ पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं चाहिए। अन तीनों का जो भी करना होगा अब मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से फोन काटकर बड़े बड़े कदमों से कार की तरफ बढ़ जाता है। साधना जी गोडो के सामने खड़ी थी। तभी वहां करिश्मा, कार्तिक और शिल्पा आ जाते हैं। साधना जी करिश्मा से कहती है, यहाँ क्यों बुलाया है। और कार्तिक, तू बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। करिश्मा कहती है, कुछ भी कहने से पहले एक बार चारों तरफ देख लीजिए। माँ साधना जी चारों तरफ देखती है। हो वहां बंदूक लिए हुए बहुत सारे आदमी खड़े थे। ये सब देखकर साधना जी करिश्मा से पूछती है, क्या ही ये सब। करिश्मा साधना जी से कहता, अंदर तू चलिए माँ, आपको पता चल जाएगा। और वो साधना जी को अंदर ले जाती है। इधर गाड़ी में अजिंक्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दीप्ति से बहुत प्यार करता है। आज पहली बार वो किसी के लिए इतना डरा हुआ था। वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेज गाड़ी चला रहा था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। वो ओपन करके दिसम देखता है तो ये दीप्ति का लाइव लोकेशन था। वो गाड़ी यूएस और मुड़ते हुए कहता है, तुम तीनों ने अच्छा एनएचआई किया नहीं। मेरे वार्निंग देने के बावजूद तुमने ये सब किया, मेरी जान को हार्म करने की कोशिश की है तुमने। तुम लोगों को धरती पर हेल के दर्शन न कराए। तो मेरा नाम भी अजिंक्य सिंघानिया एनएचआई। ऐसा कहकर वो कार की स्पीड और तेज कर देता है।
साधना जी दीप्ति को अंदर ऐसे बंधा देखकर शॉक हो जाती है और दीप्ति के पास जाकर रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची तो ठीक तो है। दीप्ति रोते हुए कहती है, हाँ नानी माँ, पर आप यहाँ क्यों आए? करिश्मा हेस्ट हुए कहती है, तेरी मौत को देखने के लिए। साधना जी गस से टमटमाट हुए कहती है, तुम इतना गिर जाओगी मेहाज पैसों के किए, मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे तुम अपने हाई भाई के बेटी को मान के बारे में सोच सकती हो? तभी कार्तिक हेस्ट हुए कहता है, पैसों के लिए कुछ भी नानी। और वो दीप्ति के पास जाके उसके रासिया खोलकर खड़ा करके कहता है, शादी में बहुत उड़ रही थी ना, आज तेरे पंख काट दूंगा। ऐसा कहकर वो दीप्ति को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे दीप्ति के गालों पर उसकी अंगुलियों के निशान चैप जाते हैं और उसके होठों के कोनों से खून बहने लगता है। कार्तिक फिर दूसरा तमाचा उसके गाल पर मारता है और उसके आगे पेपर्स करके साइन करने को कहता है। दीप्ति रोते हुए कहती है, एनएचआई भाई ये पापा मम्मी का है, मैं आपको एनएचआई दे सकती। तभी साधना जी कहती है, थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम तीनों मेरी बच्ची को छोड़ दो। कार्तिक एक आदमी को साधना जी के गले पर चाकू रखने को कहता है और वो आदमी ऐसा ही करता है। अब साधना जी के गले पर धारदार चाकू था। कार्तिक दीप्ति को देखते हुए गुस्से से कहता है, साइन कर वरना नानी इस दुनिया को अलविदा कह देगी। दीप्ति हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज भाई मत करो ऐसा। कार्तिक कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, साइन करेगी या एनएचआई? दीप्ति रोते हुए हाँ मैं अपना सर हिला देती है और कैप्टे हाथों से साइन करने लगती है। वो साइन करके पेपर्स कार्तिक को दे देती है और कार्तिक पेपर्स लेकर हेस्ट हुए दोनों को देखकर कहता है, क्या लगा तुझे दीप्ति की मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं नानी को कभी हार्म एनएचआई कर सकता कि प्यार करता हूँ नानी से। कार्तिक साधना जी के तरफ टर्न होकर कान पकड़ के सॉरी नानी कहता है और तुरंत दीप्ति की तरफ टर्न होके कहता है, पर तुझे कैसे छोड़ दूं बता। और वो अपने हाथ में चाकू लेके जैसे ही दीप्ति के पेट पर वार करता है, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कार्तिक का हाथ इतना कास के पकड़ा था जिससे उसका हाथ दर्द करने लगा, जिससे चाकू नीचे गिर जाता है। कार्तिक देखता है तो उसके सामने अजिंक्य अपने आंखों में अंगारे लिए यूज हाई GHURR रहा था। अजिंक्य कार्तिक को गुस्से से घूर रहा था जैसे अभी उस मार ही डालेगा। तभी पीछे से सौरभ और उसके साथ 10 लोग आते हैं। जाइम, हेनरी और जोस द वो विक्ट्री के मेंबर्स द वो सभी अनादर आकर शार्पली वहां खड़े सारे आदमियों को ढेरा कर रहे थे। उनके पास सिलेंसर लगी हुई गन्स थी जिससे बाहर गोलियां चलने पर अंदर किसी को पता ही एनएचआई चला। कुछ ही देर में विक्ट्री के लोगों ने कार्तिक के आदमियों को मार दिया था। अजिंक्य कार्तिक तो जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो गोल गोल घूमता है और उसका सर देवर से जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अजिंक्य दीप्ति की तरफ मुंह कर के देखता है तो दीप्ति अपना सर झुका के रो रही थी। अजिंक्य दीप्ति के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठाता है। तभी दीप्ति के मुंह से आह निकल जाती है और अजिंक्य गस से अपने हाथ से अपनी एक आईब्राव रब करते हुए कार्तिक को घूर के देखता है। उसके हाथों की नेज इस वक्त उभार के साफ साफ दिख रही थी। इस वक्त अजिंक्य बहुत डेंजरस लग रहा था, जैसे सब कुछ जला के राख कर देगा। वो बहुत गस में था, आखिर हो भी क्यों ना। जिस लड़की को फूलों के तरह रखना चाहता है, उस पर किसी ने हाथ उठाया। यूज जान से मान की कोशिश की वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके अजिंक्य दीप्ति के चेहरे को देखता है। वो उसके होठों के कोने पे लगे खून को अपनी उंगली पर लेते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, उसने तुम पर हाथ उठाया। दीप्ति कुछ भी एनएचआई कहती। अजिंक्य तेज और गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैंने कुछ पूछो है तुमसे? दीप्ति जवाब दू। दीप्ति कहते हुए 2 कदम दूर जाती है और हाँ मैं अपना सर हिला देती है। अजिंक्य झटके से उस अपने पास खिंच कर कस के गले लगा लेता है। आज पहली बार अजिंक्य किसी के लिए इतना डरे गया था। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी सोना, लेकिन अब तुम ये भूल जाना कि तुम्हारे लाइफ में करिश्मा, कार्तिक और शिल्पा जैसे लोग भी। ऐसा कहकर वो दीप्ति को और टाइटली हग करता है और बिना कुछ कहे यूज गले लगाए खड़े रहता है। आखिर वो ही जानता है इस 1 घंटे में क्या हालत हुई थी उसकी। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से अजिंक्य और दीप्ति को देख रहे थे। हेनरी और जोसेफ की 2AKHE फैट के बाहर आने को थी। सौरभ को ये देखकर कोई हैरानी एनएचआई होती, आखिर वो जानता था दीप्ति कौन है और उसके सिर दीप्ति से कितना प्यार करते हैं। विक्ट्री के फीमेल टीम मेंबर्स ने करिश्मा और शिल्पा को पकड़कर उनके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी। उन दोनों को लगातार तब तक थप्पड़ मारा जब तक दोनों बेहोश एनएचआई हो गए। साधना जी नम आंखों से दीप्ति के लिए अजिंक्य के प्यार को देख रही थी। तभी कार्तिक लेते हुए हाय अजिंक्य पर गोली चला देता है। गन की आवाज सुनते ही सभी लोग कार्तिक को देखते हैं जो डेविल स्माइल कर रहा था। विक्ट्री टीम के लोग जाके कार्तिक
को घेर लेते हैं और यूज मारने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर अजिंक्य दीप्ति से अलग होकर यूज चेक करते हुए पूछता है, तुम ठीक हो शोना? दीप्ति जल्दी से हाँ का इशारा करती है। गोली तभी दीप्ति अजिंक्य पीछे साधनाजी को देखकर जोर से नानी माँ चिल्लाती है और साधनाजी को पकड़ लेती है। अजिंक्य को समझ आ जात है उस गोली का एनएचआई लगी का कि साधनाजी ने अजिंक्य के लिए चलाई गई गोली अपने ऊपर ले ली। दिस साधनाजी बेहोश हो जाती है। अजिंक्य फिक्र करते हुए सौरभ को गड्डी निकलने के लिए कहता है। सौरभ जल्दी से गाड़ी निकलता है। अजिंक्य साधनाजी को गोद में उठाकर गाड़ी में लिटा देता है। दीप्ति साधनाजी का सर अपनी गोद में लिए बैठ जाती है। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू रुक ही एनएचआई रहे दे। अजिंक्य सौरभ को कुछ इशारा करता है और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। अजिंक्य दीप्ति से कहता है, चिंता मत करो दीप्ति, नानी जी ठीक हो जाएगी। गोडाउन में सौरभ विक्ट्रॉय की टीम के साथ मौजूद था। सौरभ हेनरी को इशारा करता है और विक्ट्री के मेंबर्स वहां पड़े सभी आदमियों को एक जगह बांधकर गोडाउन को आग लगा देते हैं। कुछ लोग जो मारे एनएचआई अन लोगों की चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये मौत उनके लिए बहुत दर्दनाक मौत थी। सब जल के राख होने तक रुकते हैं। उन्होंने कार्तिक, शिल्पा और करिश्मा को गोडाउन से पहले ही बाहर निकलकर एक ड्रग दे दिया था जिससे उनके होश में आने के बाद भी उनकी बॉडी पैरालाइज्ड रहेगी। सौरभ, हेनरी और जोसेफ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वही बाकी के लोग तीनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी तेजी से आकर रुकती है। तभी वहां कंपाउंडर स्ट्रेचर ले आता है। दीप्ति साधनाजी का हाथ पकड़े हुए थी और कुछ ही पाल में साधनाजी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया और डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दीप्ति दरवाजे पर खड़ी जोर जोर से रो रही थी। अजिंक्य दीप्ति को गले लगाकर शांत करते हुए कहता है, बस धोना मत रो, सब ठीक हो जाएगा। और अजिंक्य इस साथ आए दीप्ति के बालों को प्यार से सहलाते हुए आगे कहता है, मैं यहाँ इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स को लेकर आऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो दीप्ति को वही पास में चेयर पर बिठा देता है। तभी वहां अवनी, रेयांश, विराज, हाश और खुशी आ जाते हैं। दीप्ति एवनी को देखकर उसके गले लग के फुट फुट के रूठी है और रोते हुए कहती है, नानी माँ। ऐसा कहते हुए वो फिर रोने लगती है। अजिंक्य एवनी से कहता है, दीप्ति का ख्याल रखो, यूज रोने मत दो, मैं 5 मिनट में आया। ऐसा कहकर वो वाहन से चला जाता है। अजिंक्य हॉस्पिटल के बाहर आके सौरभ से कहता है, आधे घंटे में इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की टीम यहाँ चाहिए, दीप्ति की जान बचती है उसकी नानी में। सौरभ यस सर कहकर आगे कहता है, सिर अन तीनों का क्या करना है? अजिंक्य कहता है, करना क्या है, उन्हें मुंबई हेल में लेकर जाओ और इतना टॉर्चर करवाओ कि उनकी चीखें रुके ना और ध्यान रहे जब तक मैं उन सजा ना दूं। तीनों में से कोई भी मरना नहीं चाहिए, उन्हें इतनी आसान मौत एनएचआई मिलेगी। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरी जान को छीनने की कोशिश की है, उन्हें तड़प तड़प के मरना होगा। अजिंक्य कहता है, काम खत्म करके वापस आओ, जरूरत पड़ सकती है तुम्हारे। अजिंक्य हेनरी और जोसेफ से कहता है, तुम अंदर चलो। ऐसा कहकर वो अंदर जाने को लगता है। सौरभ अपने हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर्स अजिंक्य को देता है और कहता है, सर ये वो पेपर्स है जो कार्तिक ने दीप्ति जी से साइन करवाए दी। अजिंक्य पेपर्स ले लेता है और सौरभ हॉस्पिटल से चला जाता है। अजिंक्य अपनी जेब से लाइटर निकल के प्रॉपर्टी के पेपर्स जला देता है और अपने पंथ के डोंक जेब में दोनों हाथ डाल के हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अजिंक्य दीप्ति के गलों पर आए आंसू पोंछते हुए बड़े प्यार से कहता है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दीप्ति को वहां से दूसरे वार्ड के तरफ ले जाता है। ये सब देखकर हाश और खुशी टू शॉक में आ जाते हैं कि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और यहाँ के विप वार्ड में साधनाजी का ट्रीटमेंट हो रहा था। ऊपर से अजिंक्य के दीप्ति के लिए केयर करते देखकर तो उन्हें कुछ समझ एनएचआई आ रहा था। अजिंक्य दीप्ति को दूसरे वार्ड में ले जाता है। डोर ओपन करके वो अंदर चला जाता है। वहां वन फीमेल डॉक्टर बैठी हुई थी जो अजिंक्य को देखकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कहती है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? अजिंक्य कहता है, दीप्ति को चेक कीजिए, कहीं कोई चोट वगैरह टू एनएचआई है। डॉक्टर अजिंक्य से कहती है, हाँ सिर, आप प्लीज बैठ जाइए। डॉक्टर दीप्ति से कहती है, आइए माम आप मेरे साथ। ऐसा कहकर वो अंदर जाने लगती है। दीप्ति भी सर झुकाए डॉक्टर के पीछे चली जाती है। अजिंक्य वही चेयर पर बैठकर दीप्ति का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद दीप्ति और डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर अजिंक्य से कहती है, सब ठीक है मिस्टर सिंघानिया, बट इन्हें थोड़ी कमजोरी है, इनके खाने पीने का ख्याल रखिए बस। अजिंक्य चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर को ओक कहकर दीप्ति का हाथ पकड़ करने वहां से जाने लगता है।
कुछ देर बाद एक दोनों साधना जी के वार्ड के सामने आ जाते हैं। दीप्ति जाके अवनी के पास बैठ जाती है। उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रही थी। अजिंक्य दीप्ति के साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सौरभ हॉस्पिटल में आता है। उसके साथ डॉक्टर्स की 10 लोगों की टीम थी जो अजिंक्य को देखकर सर झुका के हेलो कहते हैं। अजिंक्य उन्हें बिना कोई भाव के कहता है पेशेंट को कुछ एनएचआई होना चाहिए। यूएसएमई से एक डॉक्टर्स डरते हुए कहता है वी विल ट्राई आवर बेस्ट सर। ऐसा कहकर डॉक्टर्स अंदर चले जाते हैं। दीप्ति उठकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगते हैं। तभी अजिंक्य उसके सामने अचानक आके खड़ा हो जाता है। दीप्ति उस देखती एनएचआई सिर उससे टकरा जाती है। दीप्ति अपना सर उठा के देखती है तो अजिंक्य यूज देखे हुए कहता है बैठो। दीप्ति ना में अपना सर हिलाती है। अजिंक्य उससे कोल्ड पर डेंजरस वॉइस में कहता है बैठो शोना। दीप्ति जल्दी से बैठ जाती है। अजिंक्य सौरभ को इशारा करता है जो जूस का ग्लास लिए खड़ा था। सौरभ जल्दी से अजिंक्य को जूस का ग्लास दे देता है। अजिंक्य जूस का ग्लास लेकर दीप्ति की तरफ बढ़ते हुए कहता है लो पियो। दीप्ति माना करते हुए कहती है नहीं मुझे एनएचआई पीना। अजिंक्य कहता है रात के 8 बज गए हैं पी लो जूस। दीप्ति ना में अपना सर हिला ही रही थी कि अजिंक्य उस बड़े प्यार से अपने हाथ से जूस पिलाने लगता है और दीप्ति को मन मार के जूस पीना हाय पड़ता है। जूस पीने के बाद अजिंक्य अपनी जेब से रूमाल निकलकर दीप्ति के होठों पर लगे जूस को साफ करता है और कहता है गुड शोना। दीप्ति गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ऐसे ही 10 बज जाते है और ऑपरेशन थिएटर के सामने लगी रेड लाइट बैंड हो जाती है। ये देखकर दीप्ति जल्दी से उठ खड़ी हो जाती है। उसके साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर्स बाहर आते हैं और अजिंक्य के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो कुछ कहते उस पहले दीप्ति डॉक्टर के पास आकर कहती है कैसे है मेरी नानी माँ ठीक टू है और वो डॉक्टर का चेहरा देखने लगती है। डॉक्टर कहते हैं सॉरी माम पर उनका बचना मुश्किल है। ये सुनकर टू दीप्ति के होश उड़ जाते हैं और वो गिरने लगती है। अजिंक्य जल्दी से दीप्ति को अपने हाथों से पकड़ लेता है और डॉक्टर से गुस्से से कहता है ये सुनने के लिए तुम लोगों को दिल्ली से यहाँ लाया गया। अजिंक्य का गुस्सा देखकर डॉक्टर कहते हुए कहते हैं सिर उनके दिल के पास लगी है गोली जो निकल एनएचआई सकते कल सुबह तक का टाइम है उनके पास। अजिंक्य डॉक्टर्स को जाने का इशारा करता है और डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। तभी साधना जी को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू से एक नर्स बाहर आके कहती है यहाँ दीप्ति कौन है पेशेंट उनसे मिलना चाहते हैं। दीप्ति अपने होश में आते हैं और हकलाते हुए कहती है मैं डॉट में हूँ। दीप्ति ऐसा कहकर वो साधना जी के वार्ड में आ जाती है। बहुत सारी मशीनों से घिरी साधना जी बिना किसी हलचल के लेते हुए दी उनके चेहरे पर उनका दीप्ति से दूर जाने का दर्द साफ झलक रहा था। दीप्ति पास में राखी चेयर पर बैठ जाती है और साधना जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक तक देखती है और उसके आंखों से आंसू का एक कतरा निकल के साधन जी की हाथों पर गिर जाते हैं। अजिंक्य भी अनादर आकर खड़ा हो जाता है। यूज दीप्ति की बहुत चिंता जो थी। साधना जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और दीप्ति से कहती है मत रो मेरी बच्ची मैं तुझसे दूर थोड़ी जा रही हूँ तेरे पास ही रहूंगी। दीप्ति कहती है कहीं एनएचआई जाएंगी आप। दीप्ति साधना जी से कहती है आप जल्दी से ठीक हो जाए फिर आप जो कहेंगी वो करूंगी। कभी भी आपको एक पाल के लिए छोड़कर एनएचआई जाऊंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती नानी माँ। ऐसा कहकर वो साधना जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। साधना जी प्यार से दीप्ति के सर को सहलाते हुए कहती है रो मत बिटिया रानी तू मेरा बहादुर बच्चा है ना। मुझे अजिंक्य से कुछ बात करनी है थोड़ी देर के लिए। दीप्ति साधना जी के हाथ पर किस करते हुए कहती है ओक नानी माँ पर आप मुझे छोड़कर कहीं एनएचआई जाएंगी वादा करिए तभी मैं जाऊंगी। साधना जी प्रॉमिस करती है और दीप्ति अजिंक्य को देखते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। दीप्ति वार्ड से बाहर चली जाती है। अजिंक्य जो अंदर हाई था वो साधना जी के पास आकर चेयर पर बैठ जाता है और वो साधना जी से कहता है बोलिए नानी जी क्या बात करनी थी। दीप्ति जो साधना जी के एक काम से वार्ड के अंदर आ जाती है दोनों की बात सुनने के लिए वही रुक जाती है। साधना जी अजिंक्य से कहती है मेरे जाने के बाद मेरी बिटिया रानी का ख्याल रखना बेटा वो बहुत मासूम और भोली है। अजिंक्य कहता है आप दीप्ति की चिंता मत कीजिए नानी जी मेरी जान है उसका अक्की से ख्याल रखूंगा और कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा। अजिंक्य रुक के साधन जी से पूछता है आपने ऐसा क्या किया मुझे गोली लग जाती तो मुझे ज्यादा कुछ एनएचआई होता पर आपका आए बीच में। साधना जी मुस्कुराते हुए कहती है तुमने ही कहा था ना मुझ से कि तुम दीप्ति से बहुत प्यार करते हो उससे शादी
करना चाहते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा कि मेरी बिटिया मुझे छोड़कर कभी तुमसे शादी नहीं करती। जब तुम दीप्ति को बचाने के लिए वहां आए तब मैंने तुम्हारे आंखों में मेरी बिटिया रानी के लिए प्यार ही प्यार देखा, पर मेरे रहते दीप्ति कभी भी तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाती और ना ही जान पाती। मैं जानती हूँ मेरे जाने से उस बहुत दुख होगा, पर यकीन है मुझे तुम संभाल लोगे। उस ऐसा कहते वक्त साधना जी की सांस उखाड़ने लगते थी। अजिंक्य जल्दी से उठकर बाहर जाता है और डॉक्टर को साधना जी को देखने के लिए कहता है। तभी दीप्ति वहां रोते हुए आती है और जोरदार थप्पड़ अजिंक्य को मारती है। अजिंक्य का चेहरा एक साइड झुक जाता जय वहां बैठे सभी लोग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। हेनरी और जोसेफ ये देखकर दीप्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। अजिंक्य उन्हें हाथ से ही रुकने का इशारा करता है। अजिंक्य दीप्ति को सवालिया नजरों से देखकर पूछता है, दीप्ति क्या हुआ? दीप्ति गुस्से से अजिंक्य का कॉलर पकड़कर कहती है, हिम्मत भी कैसे हुई आपकी ये सब करने की? दीप्ति आगे कहती है, जानबूझकर नानी माँ ने वो गोली अपने सीने पर वार ली ताकि आप मुझसे शादी कर सको। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने के? वो गस से कहती है, मिस्टर सिंघानिया अगर मेरी नानी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। और आगे कहती है, आज से आपके और मेरे बीच जो दोस्ती का रिश्ता था वो भी खत्म। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ मिस्टर सिंघानिया। आई हेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऐसा कहकर वो वही घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती। अवनी जल्दी से आकर दीप्ति को संभलने लगती है। अजिंक्य बिना कुछ कहे हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। आखिर ये सच हाइटू था? दीप्ति अजिंक्य के प्यार को अपना ले इसलिए हाइटू साधना जी ने ये किया था और अजिंक्य को गिल्टी फील होता है। रेयानाश अजिंक्य के पास आकर कहता है, क्या दीप्ति ने जो कहा वो सच था? अजिंक्य कहता है, हाँ मुझे भी नानी जी ने ये बात अभी बताई और वो बात दीप्ति ने सुन ली। अजिंक्य आगे कहता है, मैं कभी भी ये नहीं चाहता था। रेयांश कहता है, तेरी गलती नहीं थी, इसमें तू अपने आप को दोष मत दे। अजिंक्य कहता है, जानता हूँ और मैं दीप्ति के बारे में सोच रहा हूँ। रेयांश कहता है, वो समझदार है और दादी ही की जैसे हालत है वो देख कर तू उसका ऐसा रिएक्ट करना जायज है। चल अंदर चल। ऐसा कहकर रेयांश अजिंक्य के साथ अंदर आ जात है। दीप्ति सुधा मासी के गले लगे हुए डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रही थी। तभी डॉक्टर सर झुकाए बाहर आते हैं। दीप्ति डॉक्टर को देखकर उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ डॉक्टर? नानी माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर चुप रहते हैं। दीप्ति बार बार उनसे पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देते। फिर अजिंक्य गस से कहता है, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? बताइए कैसे है नानी जी? डॉक्टर डरते डरते कहता है, सॉरी सर हम बचा नहीं पाए उन्हें। ऐसा सुनते हाय दीप्ति एक चीख के साथ नीचे गिरने लगती है और उसकी आंखें बैंड हो जाती है। अजिंक्य जल्दी से जाके दीप्ति पकड़ लेता है और दीप्ति को संभालते हुए दूसरे वार्ड में लेकर जाता है। डॉक्टर दीप्ति को 1 इंजेक्शन देकर कहती है, इन्हें सदमा लगा है, इनकी नानी के डेथ का 2 घंटे में होश आ जाएगा इन्हें। ऐसा कहकर डॉक्टर वार्ड से बाहर चला जाता है। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे नफरत को प्यार में बदल कर रहूंगा मेरी सोना, मैं तुम्हें संभालूंगा जिंदगी भर। इधर साधना जी के वार्ड के सामने अवनी रेयांश के गले लगे हुए रो रही थी। सभी लोगों के आंखों में आंसू। सौरभ साधना जी को वहां से घर ले जाने के इंतजाम में जुट जाता है। अजिंक्य वार्ड से बाहर आता है और सौरभ के पास जाके कहता है, आज ही नानी जी का अंतिम संस्कार होगा। सौरभ हाँ मैं अपना सर हिला देता है। अजिंक्य कहता है, 1 घंटे बाद निकलो तुम लोग, दीप्ति को होश आ जाए फ्यूज लेके मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो दीप्ति के वार्ड में चला जाता है और दीप्ति का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। दीप्ति के घर सभी लोग घर पर तैयारी करने लिए चले जाते हैं। अवनी और खुशी का रो रो के बुरा हाल था। वही हर्ष एक बेटा होने की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। वही साधना जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। तभी घर के सामने एम्बुलाने आकर रुकी और उसमें से साधना जी की बॉडी को लाकर हॉल में रखा गया, जिसके सामने उनकी तस्वीर लगी हुई थी और यूं पर माला चढ़ी हुई थी। मोहल्ले के सभी लोग साधना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं और ऐसे ही रिश्तेदार दीप्ति के घर पर आने लगते हैं। अब तक रेयांश के मम्मी पापा भी घर पर पहुंच चुके थे। रेयांश की मां दीप्ति के बारे मासी अवनी से पूछती है कि उन्हें पता था दीप्ति और साधना जी का रिश्ता कैसा था। तभी अवनी रोते हुए कहती, मां वो बेहोश है, हॉस्पिटल में है, जैसे ही होश आएगा अजिंक्य भाई उस यहाँ ले आएंगे। ऐसा कहकर वो साधना जी के पास बैठकर रोने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।